हेलो जेई एस्पिरेंट्स, एकेडमिक प्लानिंग सीरीज के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले वाले एपिसोड्स में आपने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोगों से डिस्कशन कर लिया है, बातें कर ली हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सेम कंप्लीट रोड मैप, पर आज का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्लास 11 के चैप्टर्स जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसको GOC या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, आइसोमेरिज्म, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब क्लास 11 की NCERT में दिए हैं, उसी हिसाब से मैंने बताया है। हालांकि 12 के चैप्टर्स की बात करें तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, और ये जो पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ वाले जो चैप्टर्स हैं ये अब NCERT के पार्ट नहीं है, जेईई मेन के सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर अभी भी 2024 में जेईई एडवांस के सिलेबस का पार्ट है। तो ये हमारा टोटल हमने देखा सिलेबस रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जेईई मेन और जेईई एडवांस का। अब हम बात करेंगे कि जेईई मेन के लास्ट 5 इयर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन चैप्टर्स को किस तरीके से वेटेज मिला, मतलब इसमें किसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए और किसके क्वेश्चंस कम पूछे गए। बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, GOC, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमीन्स, POC एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, nomenclature and isomerism, polymers, carboxylic acids and their derivatives, और फाइनली alcohols and ethers। यहाँ पे हम देख सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा 11.44% पूछा गया, और ऑलमोस्ट उसके आसपास 10% के आसपास वाली रेंज में बायोमोलिक्यूल्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स एंड ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड्स, GOC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स और कार्बन कंपाउंड्स। एक्चुअली में सच में देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं भी, पर एक बात फिर भी मैं कहूंगा कि किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन जनरली कम भी आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। हमने फिर भी कोशिश की है क्वेश्चंस को प्राइमरी टॉपिक के हिसाब से वेटेज देने की, ठीक है। अब जेईई एडवांस का वेटेज लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड क्या है जेईई एडवांस में? जी हाँ, यहां पर भी सबसे ज्यादा वेटेज मिला है एरोमेटिक कंपाउंड वाले टॉपिक को। ऑलमोस्ट 1/3 क्वेश्चन एरोमेटिक कंपाउंड के थ्रू पूछे जा रहे हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स 11.8%, कार्बोनिल कंपाउंड्स 8.5%, आइसोमेरिज्म बहुत फेवरेट टॉपिक है, खासतौर से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जेईई एडवांस का 8.5%, बायोमोलिक्यूल्स यहाँ भी इंपॉर्टेंट है 8.5%, हाइड्रोकार्बन 6.8%, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स 5%, GOC 5%, पॉलीमर्स POC 3.4%, नॉमेनक्लेचर पे भी 1.7%, एल्कोहल्स एंड ईथर से 1.7% और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस 6.8%। मैं यहां भी आपको क्वेश्चन दूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना दे के ज्यादातर ये लोग लिंक करके क्वेश्चन देते हैं। कई चैप्टर्स के एक्चुअली देखा जाए तो सब नेटवर्क मिक्स्ड है, एक्चुअली देखा जाए तो कंसेप्ट काफी मिक्स्ड है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वाटर टाइप सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट नहीं की जा सकती। फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमने इसके लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कॉमन नेम्स को लेते हैं, आइसोमेरिज्म, और इसके साथ ही हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब हमारे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, मतलब इसको पढ़े बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। रिएक्शन पार्ट की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स। ये बेसिकली वो सारे पार्ट्स हैं जहां पे बात बात पे हम किसी सबस्ट्रेट का रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये सारी टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ेंगी इस पार्ट में। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखें तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ये आपका पार्ट है एप्लीकेशन का। तो ये फाइनली कुछ ऐसा पार्ट है जो इन चीजों को यूज करके आगे बढ़ेगा। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक टू स्कोर इन IIT JEE। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक में मोस्टली चीजें कंसेप्चुअल हैं, बहुत कम ऐसा है जहां पे एक्सेप्शन ज्यादा हो या कुछ हो। यहां पे चीजें ज्यादातर कंसेप्चुअल हैं। एक बार आपने इसकी नर्व्स को पकड़ लिया तो मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में बहुत आसान है समझना और पढ़ना और स्कोर करना। बस एक ही बात है कि बच्चे क्योंकि इसको पहली बार क्लास 11th के भी टुवर्ड्स द एंड में देखते हैं तो उनके मन में इसके लिए फ्रेंडलीनेस थोड़ी सी कम होती है। मैं इसलिए कहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है
आप इसको आइट्रेशन से पढ़िए, मतलब एक बार चीज नहीं पढ़ के काम चलेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा और बार बार जब आपके आंखों के सामने से गुजरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। बेस्ट फ्रेंड बनेगी तो बेस्ट स्कोर देगी आपके IIT JEE एग्जामिनेशंस में। स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो डाउट। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स, जी हाँ कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे, काम आसान है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म भी है और उसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और GOC, इसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करते हैं। क्वेश्चंस इसके लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, कोई खास कैलकुलेशन नहीं है, कई बार कंसेप्ट अप्लाई करते ही फटाफट आंसर भी आ जाता है। फोकस ऑन योर लेक्चर्स, जहां पे भी आप क्लासेस ले रहे हैं वहां पे लेक्चर्स पे फोकस करिए, साथ में आपको NCERT तो देखनी ही पड़ेगी। NCERT को रीड करने का तरीका जैसे कि मैं हमेशा बताता आया हूं, आपको मल्टीपल कलर्स के हाइलाइटर्स यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल फैक्चुअल को भी इंफॉर्मेशन उसके लिए पिंक, फॉर्मूला बेस्ड के लिए येलो और कंसेप्चुअल बेस्ड के लिए आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन हैव योर ओन कलर्स इन लाइफ, ठीक है। अब हम स्ट्रेटेजी और देखेंगे तो PYQs की हम बात करें तो आपको JEE मेन, JEE एडवांस के PYQs, बिटसेट के PYQs जरूर कर लेने चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा आप टॉपिक वाइज जाइए, सबसे पहले चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इनको PYQs को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मैं कहूंगा नए अपडेटेड क्वेश्चंस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2024 के पेपर हुए हैं, सेशन 1 सेशन 2, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनको आप टुवर्ड्स द एंड फिर से लगाइएगा लाइक मॉक टेस्ट। इसके अलावा डिटेल सॉल्यूशन जरूर रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं है केवल क्वेश्चन टिक करनी है आगे बढ़ दिए, आपको हर पॉइंट पे, हर ऑप्शन पे खुद को ये पूछने की जरूरत पड़ेगी, अगर ये गलत भी है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं आपकी लर्निंग कम क्वेश्चन करके भी ज्यादा हो जाएगी, यही तो टेक्निक है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, सिंगल करेक्ट टाइप, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट टाइप, मैच द कॉलम, पैराग्राफ और इंटीजर टाइप, ये तो सारे तरीके क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, हर तरीके से पूछा जाता है। कई बार यहाँ पे मतलब कोई सबसेट दिया, रिएजेंट दिया, A बना, उसको कुछ और रिएजेंट से रिएक्ट कराया, B बना, फिर और C, N, और एक तरह से चेन टाइप दे दी जाती है और आपको कुछ ना कुछ अननोन के बारे में वहां पे पूछते रहते हैं। प्रॉब्लम प्रैक्टिस मैं हमेशा से कहता आया हूं, पहली बार जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस देखने हैं, समझने एक एक ऑप्शन के साथ और उसको सॉल्व करने हैं। सेकेंड प्रैक्टिस हमेशा टाइम बाउंड होनी चाहिए। टाइम बाउंड प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तभी आपको सच में बढ़िया प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। मतलब आपको एक तरह से हर सेकेंड प्रैक्टिस, थर्ड प्रैक्टिस को मॉक पेपर की तरह से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा रिवीजन करिए, सेम टाइप के क्वेश्चंस करिए सेकंड प्रैक्टिस में। थर्ड टाइम प्रैक्टिस जब हो तो एक प्रॉपर ओवरव्यू लेके टाइम ऑन प्रैक्टिस, इस बार आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिक्स क्वेश्चंस का भी फ्लेवर मिल जाएगा। एनालिसिस आफ्टर ईच प्रैक्टिस विद इंप्रूवमेंट प्लान, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके आंसर्स साथ साथ नहीं देखने, उसको लास्ट में आंसर्स को मैच करना, फिर एनालाइज करना कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ तो क्यों हुआ, अब इसका क्या इंप्रूवमेंट है। जब तक आपने एनालिसिस नहीं की, इंप्रूवमेंट प्लान नहीं बनाया, मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस अधूरी ही है। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, आप नहीं करिएगा। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने बोला था IUPAC नॉमेनक्लेचर एक सिंटैक्स है, आपको बताया जाता है कैसे कैसे नाम लिखा जाएगा। कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन केवल इसलिए नहीं हो पाते कि हमें किसी कंपाउंड को कॉमन नेम नहीं पता। कॉमन नेम नहीं पता तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, GOC। तो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी अगर हम देखें तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी से ही पूरी ऑर्गेनिक में आपको बताऊं जुड़ी हुई है। अगर आपने GOC ढंग से नहीं की तो ऑर्गेनिक से हमेशा डर लगेगा। अगर आपने GOC अच्छे से की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको अच्छे से पता है, तो मैं आपको बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जल्दी ही फ्रेंड बन जाएगी। दिस मेक्स अस इक्विप टू डील विद एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैंने बोला, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े अच्छे से डील कर पाएंगे। यू शुड फॉलो वॉट एवर अप्रोच यू आर बीइंग टॉट। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसी अप्रोच के संग इसको डील करिएगा। यू शुड मेक प्रॉपर क्लास नोट्स और फोकस ऑन की एरियाज। जो की एरियाज हैं, जैसे मान लीजिए आपने GOC पढ़ा, तो GOC में आपको पता है ना
कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए, उसका ऑर्डर, और सपोज उसके बाद आपको रेजोनेंस, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फोकस ऑन की एरियाज आपने कर लिया। उसके बाद अगर आईपीसी नॉर्मल के जो कॉमन नेम्स में हम देखें तो जैसे मैंने बोला था, इट इज जस्ट अ सिंटैक्स। प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, काम आसान हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स, मोनोफंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स, ये सब आप एक एक करके सीखेंगे, तभी आप आईयूपीएससी को अच्छे से खुद के संग आत्मसात कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रिएक्शन पार्ट। बेसिकली आइसोमेरिज्म अगर आप नहीं कर पाते तो रिएक्शन वाले पार्ट के क्वेश्चंस में आप आसानी से महारत हासिल नहीं कर सकते। ये आपको करना आना जरूरी है। अगेन प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह होगी, ये सब करना। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, न्यूमैन स्ट्रक्चर, सोहर स्ट्रक्चर, ये सारे तरीके से आपको करना आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब मैं आपको बताऊं, जेईई एडवांस को सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो उसमें से एक चीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से यू कैन नॉट डू अवे विद, इसको विजुलाइजेशन से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कब कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके क्या स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या सिमेट्री के रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के लिए, इसको भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने पड़ेंगे। आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, ये इसके बेसिक चीजें हैं जो आपको एक एक अच्छे से करनी पड़ेंगी और इसके बेसिस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। मतलब ये समझ लीजिए बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। अब रिएक्शन पार्ट की बात करें तो आपको पता है ये सारी चीजें अभी हमने बोली भी थी। हाइड्रोकार्बन्स और लाइक हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स और एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, देयर डेरिवेटिव्स एंड अमीन्स, ये सारा कुछ इसमें आता है। और अगर मैं इसमें बोलूं, ये क्यूमुलेटिव अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। मतलब अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा तो हाइड्रोकार्बन पढ़ते पढ़ते आप यानी कितने सारे कंपाउंड्स बनाना सीख जाएंगे, और जब इनकी प्रॉपर्टीज की बात ही आएगी, जब इनकी प्रिपरेशन की बारी आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके होंगे। जैसे एल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन से, तो एल्काइल हैलाइड की जब प्रिपरेशन की बारी आएगी तो फिर से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन पढ़ना होगा। मतलब एक क्यूमुलेटिव अप्रोच से होता है, बार बार आपको वही चीजें बताई जाएंगी और बार बार आप समझेंगे और उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। A good understanding of basics of organic chemistry is therefore important to deal with this reaction part of organic chemistry. There are lot many reactions. उससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उसकी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं भी बताने वाला हूं। मेंटेनिंग रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म प्लस एक्सेप्शन डायरी। तो बेसिकली आपको रिएक्शंस के लिए एक डायरी बनानी पड़ेगी, आपको मैकेनिज्म समझना पड़ेगा और साथ में जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको नोट डाउन करके चलना पड़ेगा। Keep all the reactions, reagents and exceptions on your tips and have a good understanding of the mechanism. आपको मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। साथ में मैं आपको इनफैक्ट बोलूंगा रिएजेंट्स एंड इट्स फंक्शन विद स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इस रिएक्शन पार्ट को डील करने का तरीका ही यही है। वो लोग आपको हमेशा रिएजेंट के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिएजेंट पता है, रिएजेंट को आप फेमिलियर हैं, तो रिएजेंट का फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन के टाइम पे जब उसने रिएक्शन किया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब जो आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, सबस्ट्रेट से बना ए से बना बी, बी से बना सी, ये भी आपका रिएजेंट, उसके फंक्शन, उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जब तक आपने पता नहीं किया तब तक आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ बिग सबस्ट्रेट। देखिए मैं एक सिंपल सी बताता हूँ, जैसे आप कभी भी मेडिकल में जाते हैं और आप से लाइक मेडिसिन पढ़ते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो वहां पे मेनली क्या सिखाया जाता है कि भैया ये सॉल्ट है, इससे हमारी बॉडी पे ये इफेक्ट पड़ता है, इसका फंक्शन है। मतलब दवाइयां सिखाई जाती है विद फंक्शन और उसके क्या इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स भी बता दिए जाते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वो बताते हैं कि जो पेशेंट आएगा वो मोटा आएगा, पतला आएगा, मेल होगा, फीमेल होगा, इस हिसाब से होगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल पैरासिटामोल इज एन एंटीपायरेटिक, वो टेम्परेचर डाउन करती है बॉडी का, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, आप जाओगे, मैं जाऊंगा, कोई और जाएगा, काम तो वही करेगी। तो सबस्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, रिएजेंट्स एंड दिस फंक्शन, और उसके अंदर क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो वापस से कहूंगा इसकी अप्रोच यही चलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस बाय राइटिंग देम टिल यू रिमेंबर। इनफैक्ट नोट्स भी इसके ही बनाना आप।
नोट्स में आपको रिएजेंट्स लिखने हैं, उसके फंक्शन लिखने हैं, उसके अंदर क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है वो लिखनी है, एक आध एग्जाम्पल लिखने हैं, ओवर। ऐसे करते जाएंगे तो मुश्किल से 30-40 रिएजेंट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजर पार्ट को कवर कर लेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। कांस्टेंट रिवीजन इज द की है, बिल्कुल बार बार चीजें रिवाइज करेंगे तभी आपको चीजें याद रहेंगी। एनसीईआरटी रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए होते हैं कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली उनसे आते ही आते हैं, तो एनसीईआरटी के रिएक्शंस को आप लाइटली नहीं ले सकते। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें हैं। इसको बेसिकली आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, काफ़ी इजी है, रिलेटिवली इजी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, मस्ट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। जैसे मैंने बोला था, एनसीईआरटी रीड करने का तरीका बहुत सिंपल, आप हाईलाइटर्स यूज़ करिएगा, फैक्चुअल चीज़ों को किसी और कलर से, और से लाइक जो आपके फॉर्मूला बेस्ड हैं वो कुछ और कलर से, और कंसेप्चुअल चीज़ों किसी और कलर से। द की इज टू रिवाइज रेगुलरली एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। बस आपका ये एप्लीकेशन पार्ट बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो फिर ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने आज कंप्लीट रोड मैप देखा, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर से एक और एपिसोड के संग कुछ नया लेके जाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।